हाँ जी, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी बच्चों से कि मैं सीए इंटर वाले बच्चों के लिए जो अमेंडमेंट चैप्टर्स है वो मैं लेके आऊंगा। जैसे कि आप सामने चैप्टर देख रहे होगे, चैप्टर नंबर 11 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आगे आने वाली जो वीडियो है जो इससे आगे प्ले होगी वो उसके अंदर आपको ये पूरा चैप्टर प्लस इसके नोट्स के साथ इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। नोट्स और स्टडी मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने सुपर 40 अभी तक नहीं देखा है लॉ का, जिसमें मैंने सुपर 40 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, हर एक एक्ट हर एक चैप्टर से यहाँ पर डाले हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो इसे देख लीजिएगा जरूर। इससे पहले एक और वीडियो में डाल चुका हूं पूरी प्रिपरेशन को लेकर, तो सारी चीजों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था, मैंने कहा था आपसे मैं 3 चीजें आपके लिए पक्का लेके आऊंगा, क्योंकि ये पहले से सिलेबस में नहीं थी और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसके अंदर क्या नाम है दोबारा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फेमा और एलएलपी, ये 3 चीजें मैंने सोची है कि मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा थोड़े टाइम गैप के बीच में। फेमा के नोट्स इन प्रोसेस है, मतलब मैं सोच रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट पॉसिबल, जितने भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स हो सकते हैं वो मैं आपके लिए करके दूं, ताकि आप अगर 1 घंटे का भी लेक्चर देख के जाए तो आप इस चीज को कंप्लीट अच्छे से कर पाए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगला जो मेरा टारगेट होगा वो होगा पहले फेमा करूं या एलएलपी, ये आप मुझे बता दीजिएगा। कोशिश मैं करूंगा फेमा करूं, आप अपने कमेंट जैसे बताएंगे मैं उसके हिसाब से करूंगा। जो सीएमए वाले बच्चे और जो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जो भी मैसेज कर रहे हैं, प्लीज अपने मैसेजेस को होल्ड रखिए। इनके जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं मैं आपके लिए चीजें लेके आऊंगा। यहां तक अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट वगैरह जैसा भी होता है, वीडियो का लाइक टारगेट फिर से हम 100 लाइक्स का रखते हैं जैसे हम करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करिएगा। 100 लाइक्स का फिर से हमने टारगेट यहां पर रख दिया है। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, अभी एक बार मैं बता देता हूं आपको जल्दी से, हम बहुत ही जल्दी 4000 की फैमिली होने वाले हैं। अगर मुझे यहाँ पर दिख जाए कि हम कहाँ हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ गई देखिए, तो कोशिश करिएगा कि आज ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आगे वीडियो में तो 3951 सब्सक्राइबर हम हो गए, यानी कि ओनली 49 सब्सक्राइबर्स आर लेफ्ट कि हम 4000 की फैमिली जल्दी से हो जाएंगे। तो इनकेस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आगे आने वाला जो लेक्चर है उसमें 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पूरा चैप्टर, पूरे क्वेश्चन, उसके नोट्स, सारी चीजें कंप्लीट में करा दूंगा। चैप्टर का जो वेटेज है 4 से 6 मार्क्स का आपका एग्जाम में ये आने वाला है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है और जो चीजें आपने व्हाट्सएप पे मुझसे मांगी अगर आपको मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट वगैरह में बताते रहिएगा कि चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। तबीयत है थोड़ी खराब, फेमा लाऊं या एलएलपी लाऊं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। देखो खास बात क्या होगी बताओ आज की क्लास की? आज ही शुरू और आज ही खत्म, बस यही खास बात है ना। दूसरी चीज, जो मैं आज क्वेश्चन ऑफ प्रोविजन डिस्कस करूंगा, इस बात की गारंटी है कि आपको उसमें से कम 1 एमसीक्यू और 1 थियोरेटिकल क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आज ही क्लास खत्म हो जाएगी, ये इसलिए पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि मैं नोट्स आपको बना के दे दिए हैं ऑलरेडी, दूंगा नहीं, दे दिए हैं कि इस तरीके से हमने लिखा हुआ है कि आज की क्लास में खत्म होना पॉसिबल है इसका। इसलिए नहीं कि हम जबरदस्ती स्टडी मेट से पढ़ लेंगे और मार्क कर देंगे और आप घर पे जाके कर लेना, इसलिए नहीं ये क्लास में होगा। अदरवाइज ये 2 से 3 क्लास लेता हमारा, अब नहीं लेगा 2 से 3 क्लास। क्या ये बात समझ में आता है? रिवीजन में भी आपके एग्जाम में इतना ही, मतलब कम से कम समय लेगा। अगर नोट से कर लोगे तो लिखना भी ना चाहे तो प्रिंट करा लेना है ना, या मैं ही करके दे दूंगा, पैसे दे देना। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। नाम क्या है जरा कंपनी का? बढ़िया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और एक होता है फॉरेन कंपनी। दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? एक होता है फॉरेन कंपनी, फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है फॉरेन कंपनी क्या होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। मैंने कहा एक कंपनी है जो अमेरिका में बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है। एक कंपनी है मैंने कहा पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है। एक कंपनी रशिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। इन सभी कंपनीज को बोला जाएगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जब तक इन कंपनीज का कोई ना कोई रिलेशन इंडिया से लिंक ना हो तब तक इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 में मैं उसकी बात क्यों करूं? तो मेरे लिए जो कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है,
तो उसे क्या बोलूं मैं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगर इंडिया से कोई उसकी ब्रांच है या कोई बिजनेस करते हैं तब जाके मैं उसे क्या बोलता हूं, फॉरेन कंपनी। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई कि भाई सारी कंपनी मेरे लिए कौन सी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जितनी भी कंपनी हुई है वो सभी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। इंडिया के एक्ट में जब डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आएगी तो मेरे लिए फॉरेन कंपनी वो है जो बनी तो आउटसाइड इंडिया है, इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया, लेकिन कोई ना कोई लिंक उनका इंडिया में भी है, तब मेरे डेफिनेशन में आएगी वो। पहले ये बात समझ में आई या नहीं, आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा डेफिनेशन पढ़ो तो सेक्शन याद रखना पड़ेगा आपको। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 कौन सा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 फॉरेन कंपनी का। तो उन्होंने कहा कंपनी या कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट कहां हुई है, आउटसाइड इंडिया। हम कौन सी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फॉर क्या इंडिया से कोई लिंक होना जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कहां, आउटसाइड इंडिया, और उसके साथ साथ जो पीओबी है, पीओबी क्या होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस, कहां पर है, या तो इंडिया में है, कैसे, या तो खुद या एजेंट के थ्रू। क्या ये बात समझ, जैसे एप्पल कंपनी है, एप्पल हमारे लिए फॉरेन कंपनी है, बताओ क्यों, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, और इंडिया में क्या अपने एजेंट्स के थ्रू अपने फोन सेल करते हैं। यस, इंडिया में एप्पल के कितने सेंटर हैं जिसमें फोन मिलता है एप्पल का, खाली एप्पल का और किसी चीज का नहीं मिलता, सिर्फ 2, 2023 में बने दोनों। लेकिन फोन तो बहुत टाइम से बिक रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जो खाली एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं और कोई फोन नहीं, जैसे इन्वेंट, यूएनआई, बहुत सारे, आई वर्ल्ड, ये सब सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन वो एप्पल के क्या हैं, खुद के, उसके सिर्फ 2 स्टोर हैं पूरे इंडिया के अंदर जो 2023 में खुले हैं। एक साकेत में खुला है और एक मुंबई में खुला है। खुद टिम कुक आए थे उनकी ओपनिंग कराने के लिए। ये वो एप्पल के सेंटर्स हैं खुद के, ये सब एप्पल ऑथराइज सेंटर्स हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो चाहे आप खुद इंडिया में आके काम कर लीजिए या अपने एजेंट के थ्रू कर लीजिए, चाहे इंडिया में आइए साक्षात यहां पर दर्शन दीजिए, या फिर काम कैसे कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रॉनिकली, इसीलिए चैप्टर बता दिया है उन्होंने, कहा तुम पढ़ो इसको, इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या होता है। आजकल कंपनीज क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे अलीबाबा एक कंपनी है, पता है आपको अलीबाबा, अलीबाबा के बारे में सुना है। जैसे अमेजोन के तो सेंटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे कि अमेजोन के बहुत सारे, अगर मैंने कहा अमेजोन के सेंटर्स नहीं है, वो बाहर से ऑपरेट करते हैं, इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके एजेंट्स बैठे हुए हैं, तो क्या अमेजोन पे टैक्स ना लगाएं, अमेजोन पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस ना लगाएं, लगेंगे। लेकिन वो कहेंगे हमारा तो कोई फिजिकल सेंटर है ही नहीं, हम तो सिर्फ ऑनलाइन में सारी चीजें कर लेते हैं, आपके यहाँ तक तो हमने कुछ इस्तेमाल किया ही नहीं। हमने कहा इंडिया के कस्टमर्स तो ला रहे हो ना आप, कस्टमर्स कहाँ पे हैं, इंडिया में। तो उन्होंने कहा चाहे तुम फिजिकली आओ चाहे तुम कैसे आओ, इलेक्ट्रॉनिकली, उसको बोलते हैं क्या, फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी डेफिनेशन में बस 2 बातें होनी चाहिए, ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन जिसका पीओबी, पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो कहां पर है, इंडिया में। किसके थ्रू, या तो इटसेल्फ खुद का या फिर एजेंट के थ्रू, और ये काम कैसे होगा, फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। ये डेफिनेशन है किसकी, फॉरेन कंपनी की। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आपके एग्जांपल्स में सारे वर्ड्स आपको दिखाएंगे देंगे तो मानना बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या होता है, कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली इंक्लूडिंग, मतलब एक्टिविटीज जो इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, और उसके नाम है यहाँ पर कुछ। ये नाम अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे तो मान लेके चलिएगा कि फॉरेन कंपनी होगी, इसका मतलब इंडिया में उसको काम कर रही है। अब नाम क्या क्या है ये देखिए, सर्विसेज रिलेटिंग टू, पहला डेटाबेस, दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेटलमेंट, मार्केटिंग, वेब बेसिस और एडवाइजरी। कोई भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकती हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन। कैसे ट्रांजैक्शन, B2B और B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब फिजिकली कुछ नहीं कर रहे। कैसे हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया के बाहर कोई कंपनी बनी, माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया की कंपनी है बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, सुना है आपने। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर बेचती है। अब वो सॉफ्टवेयर इंडिया में आए नहीं, बस डाउनलोड ऑप्शन आया, मैंने डाउनलोड कर लिया, फिजिकली इंडिया में आए क्या, नहीं, लेकिन क्या उन्होंने बिजनेस कंडक्ट किया, हाँ बिजनेस कंडक्ट किया। ट्रांजैक्शन चाहे आपकी B2B हो या B2C हो, या फिर क्या कर रहे हो आप, टेली मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, या टेली मेडिसिन, आपके वहां के डॉक्टर्स बैठे बैठे आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। क्या ये बात समझ में, एक कंपनी है आपकी डॉक्टर्स की, ऑनलाइन आप उस पोर्टल पे जाते हो, अपलोड करते हो इन्फॉर्मेशन, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हो। इंडिया के लोग तो पागल ही है, तो कैसी सर्विसेज दे रहे हो, टेली मेडिसिन की, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन की, या फिर एजुकेशन की, या रिसर्च की। पॉइंट आया समझ में। नेक्स्ट, या आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो या सब्सक्रिप्शन करते हो, किसकी, सिक्योरिटीज की। कैसे, या तो इंडिया में आके, या फिर फ्रॉम इंडियंस, मतलब इंडिया के लोगों से पैसा ले जा रहे हो बाहर, मतलब आप इन्वेस्टर है। आपने सुना ADR GDR, ADR का मतलब क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR का मतलब क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
इन दोनों के अंदर इन्वेस्टर कहाँ का होता है? इंडिया का। और कंपनी कहाँ की होती है? बाहर की। क्या ये बात सही बताई मैंने या उल्टी बताई? उल्टे। जब कंपनी इंडिया की होगी, जब कंपनी इंडिया की होगी और अमेरिका के लोगों से उन्हें डिपॉजिटरी चाहिए तो क्या इशू करेगा? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कंपनी क्या है? इंडिया की, और रशिया के लोगों से चाहिए तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेकिन कंपनी अगर बाहर की है और इंडिया के लोगों से चाहिए तो वो इशू करेगी आईडीआर। क्या इशू करेगी? आईडीआर, यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डाटा किस चीज का दे सकते हैं आप? डाटा किस चीज का? कम्युनिकेशन का, इंटरचेंज का, और डाटाबेस सर्विसेज या डाटा सप्लाई। ये बस नाम आपको याद रखने की। किसी क्वेश्चन में अगर वो ये कह दे कि भाई साहब इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया हुई है, बिजनेस एजेंट वगैरह का भी है, लेकिन फिजिकली कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और इलेक्ट्रॉनिकली इनमें से अगर कोई काम आया तो फॉरेन कंपनी होगी, अदरवाइज फॉरेन कंपनी नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक। उसके बाद आ जाइए की पॉइंट्स क्या है इसके। की पॉइंट्स का मतलब ये ऐसे ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज जो आपको फंसाएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। पढ़िए जरा, हेडिंग क्या लिखा? इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ओनली टेक्स बिजनेस डिसीजन इन इंडिया, तो क्या इसे फॉरेन कंपनी मानूं? देखिए जरा, ये एक्सप्लेनेशन है जो आपके क्वेश्चन में पूछी जाएगी कि इंडिया के बाहर कंपनी और इनकॉर्पोरेट हुई है। उन्होंने कहा उन बाहर वाले लोगों ने कि चलो एक काम करते हैं, ये जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना बिजनेस ट्रिप्स पे होते हैं, तो उन्होंने कहा चलो ट्रिप पे चलते हैं, जितने भी लोग आपस में हैं वो ट्रिप पे चले। और उनका इंडिया में कहाँ जाएंगे? कह रहे ताज होटल में जाएंगे। मुंबई में है ना ताज होटल, वहाँ ताज होटल में बैठ के डिसीजन लेंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे। क्या इस चीज़ को मैं बिजनेस डिसीजन को, क्या वो एक्टिविटी, देखो उनकी कंपनी भी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, फैसला भी वहीं के लिए ले रहे हैं, कोई एजेंट नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर बस इंडिया में आए, डिस्कशन किया, मीटिंग की और डिसीजन लेके चले गए। क्या इसे मैं फॉरेन कंपनी बोल दूं? क्या इंडिया से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं? इंडिया में आके ले रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड तो डिसीजन नहीं है। तो पढ़िए क्या लिखा है? इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ओनली टेक्स व्हाट बिजनेस डिसीजन, कहां पर? इंडिया में, तो नॉट अ फॉरेन कंपनी। क्लियर समझ में आया? फॉरेन कंपनी का मतलब है इंडिया से कोई तार जुड़े हुए होने चाहिए बिजनेस कनेक्शन की। ये कोई बिजनेस कनेक्शन थोड़े कि तुम घूमने आए। अब मान लीजिए मैंने कहा कि केडीसी एक इंडिया की कंपनी है, मैंने कहा घूमने चले गए दुबई और वहां पे हमने कुछ डिसाइड किया, तो दुबई की गवर्नमेंट ये कहेगी कि तुम्हारे ऊपर हमारे यहाँ की कंपनी से एक्ट अप्लाई होंगे? नहीं, हमने तो बस डिसीजन लिया है। पॉइंट आया समझ में? आगे आप क्या करा रहे हो? लिस्टिंग करा रहे हो। क्या चीज? सिक्योरिटीज की। आईएफएससी कोड सुना है अपने बैंक का? आप सिर्फ सिक्योरिटीज को कहां लिस्ट करा रहे हो? आईएफएससी में बस। इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक मोड और इसे भी फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे। ये आपकी अमेंडमेंट है। आपको अमेंडमेंट और पुराने प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं बस वो आपके पेपर में एप्लीकेबल है। बात खत्म। ठीक है? अमेंडमेंट मैंने इसलिए लिख दिया कि इसको ध्यान रखना कि अगर कोई लिस्टिंग करा रहे हैं सिक्योरिटीज की, कहां पर? नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में या आईएफएससी कोड में? आईएफएससी कोड में। ठीक है? इफ ब्रांच ऑफिस कहां पर है? ब्रांच कहां पर है? इंडिया में। तो क्या लग रहा है अब इसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? डीम्ड पीओबी इन इंडिया। ब्रांच है ना आपकी, तो मानेंगे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। पीओबी इंक्लूड्स, क्या क्या करते हो प्लेस ऑफ बिजनेस में? शेयर को ट्रांसफर करने का ऑफिस या फिर शेयर को रजिस्ट्रेशन करने का ऑफिस, दोनों ही ऑफिस के आपको प्लेस ऑफ बिजनेस। उन्होंने कहा आप काम वाम नहीं करते, बस शेयर ट्रांसफर और शेयर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस खोला हुआ है इंडिया में, ऐसा बताएंगे आपको कि तो क्या इसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे? आप बोलोगे हाँ इसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? आगे पीओबी पढ़िए फटाफट से, क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा सुना जो ध्यान से, एक ब्रांच ऑफिस है मेरा इंडिया में, बाहर की एक फॉरेन कंपनी है, उसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में, लेकिन कोई भी एक भी बिजनेस डिसीजन या कुछ भी इंडिया में नहीं लिया गया अभी तक, मतलब काम में नहीं आ रही, तो क्या उसे फॉरेन कंपनी बोलूं या फॉरेन कंपनी ना बोलूं? बोलेंगे। भाई इंडिया में है ना, बात खत्म। ये एक्सप्लेनेशन है जो आपको एमसीक्यू में घुमाएंगे, लेकिन 5 पॉइंट्स मैंने बता दिए तो अब आप नहीं घूमेंगे। ठीक है? पहला वाला बताओ, आउटसाइड इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो क्या हो रहा था उसमें? वो सिर्फ बिजनेस डिसीजन के लिए इंडिया में आ रहे हैं, बिजनेस डिसीजन रिलेटिंग टू इंडिया नहीं है, बिजनेस डिसीजन इन इंडिया है, तो क्या उसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे? नहीं। अगर आप लिस्टिंग कराने आ रहे हैं आईएफएससी में तो भी नहीं बोलेंगे। उसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में तो ये तो डीम प्लेस ऑफ बिजनेस है। पीओबी इंक्लूड शेयर ट्रांसफर और शेयर रजिस्ट्रेशन के ऑफिस। और नेक्स्ट, पीओबी मैटर करता है चाहे कोई ट्रांजेक्शन हुई हो या ना हुई हो। क्लियर है यहाँ तक ये वाला पॉइंट? आगे चलते हैं। ये एक्ट किस किस पे कितने हद तक एप्लीकेबल है सुनना ध्यान से। पढ़िए, एक नॉर्मल फॉरेन कंपनी है। नॉर्मल फॉरेन कंपनी का मतलब, अब पिक्चर से वो वाली कंपनी हट गई है जिनका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है और आउटसाइड इंडिया ही है, वो मेरे लिए क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो मेरे लिए फॉरेन कंपनी नहीं है, ना उन पे कुछ अप्लाई होता। अब दो तरह की कंपनी मेरे सामने आ रही है। एक जो सेक्शन 242 वाली, उसे क्या बोलूंगा? नॉर्मल फॉरेन कंपनी। उसके ऊपर कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होंगे? नीचे लिखा हुआ है।
फिर एक और फॉरेन कंपनी है, जरा ध्यान से सुनना, आप बताने से नॉर्मल फॉरेन कंपनी बोलूं या क्या बोलूं, पढ़ो। ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसके 50% या उससे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो इंडिया के लोगों के पास है, या तो इंडिया की किसी कंपनी के पास है, इंडिया के किसी पर्सन के पास है। तो क्या मुझे एक नॉर्मल फॉरेन कंपनी बोले या उसे इंडिया की तरफ ज्यादा खींचना चाहिए, हमें बताइए। यानी कि ज्यादा एक्ट एप्लीकेबल होने चाहिए। उन्होंने कहा जैसा तुमने कहा, हमने मान लिया जितने भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है एक नॉर्मल इंडियन कंपनी पे वो अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर। तो एक स्पेशल टाइप की फॉरेन कंपनी हो गई। एक नॉर्मल, देखो 3 तरह की कंपनी है, देखो ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 3 तरह की फॉरेन कंपनी है, ध्यान से समझिएगा। पहली तरीके की फॉरेन कंपनी ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लिंक है क्या कोई इंडिया से? क्या कोई इंडिया से लिंक है? आंसर इज नो। मैंने कहा दूसरी टाइप की कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन ब्रांच ऑफिस या कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी जो हमने अभी पढ़ी थी, किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो काम करते हैं, तो क्या उसे कौन सी कंपनी बोलेंगे, बताइए। तीसरी कंपनी ये है कि ये जो ब्रांच ऑफिस इंडिया में है या कुछ भी है, लेकिन ये जो कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाली जो कंपनी है, और इसका कोई ना कोई लिंक, मैंने कहा टेली मार्केटिंग की सर्विसेज वो दे रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के बारे में जब अंदर झांक के देखा तो पता चला जो आधे से ज्यादा पैसा है वो इंडिया के लोगों का लगाया हुआ है। तो उन्होंने कहा इस कंपनी को हम बोलेंगे कि भाई साहब जब आधे से ज्यादा इन्वेस्टर तुम्हारे यहाँ इंडिया के हैं, तो तुम इंडिया के कंपनीज एक्ट को भी पूरा फॉलो करोगे, जो जो प्रोविजन आपके ऊपर लगते हैं। और यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया गया है कि अगर एक नॉर्मल फॉरेन कंपनी है तो सेक्शन 380 से लेके 86 और 392 से लेके एंड 393 के प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन फॉरेन कंपनी अगर है तो क्या होगा, हैविंग एटलीस्ट व्हाट 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और यहाँ पर हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आएंगे और प्रेफरेंस भी आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको अभी क्लियरली आज ही समझाऊंगा, याद करा के तभी भेजूंगा। क्वेश्चन की चिंता नहीं है, पहले समझिए प्रोविजन को, ठीक है। एमसीक्यू फंसा सकता है। कौन हेल्ड करेगा इसको, पढ़िए। हेल्ड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, कहाँ की, इंडिया की। ध्यान रखना ये जो हेल्ड है ये इंडिविजुअली भी हो सकता है और जॉइंटली भी हो सकता है। तो ये सिंगली हेल्ड कर रहे हैं या फिर जॉइंटली, इसका मतलब कुछ लोग मिलके करें या इंडिविजुअली करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस 50% और उससे ज्यादा, एग्जैक्ट 50% पे क्या होगा, पढ़िए फटाफट से। 50% से ज्यादा होना चाहिए, 50% पे भी स्पेशल टाइप की मान लेंगे, 50% भी लालच है गवर्नमेंट का, सारे एक्ट अप्लाई करवाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? आगे बात खत्म। डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल, डॉक्यूमेंट किसको फाइल करने पड़ते हैं देखिए। ये हालांकि इररिलेवेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने, तो कि लिस्ट बहुत लंबी है और मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जब क्लास अंत होगी मैं एक बार रीडिंग करा दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पेपर के हिसाब से जो इसका क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड, वो थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ फाइल करेंगे, तो बताओ डॉक्यूमेंट्स कंपनीज एक्ट के कहाँ फाइल करते हैं, रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास। टाइम लिमिट बताओ, विदिन 30 डेज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ कैच है, जहाँ से पेपर में आएगा वो बात समझाता हूँ। उनका मान लीजिए एक ऑफिस है मुंबई में, या मुंबई की जगह मैंने कोई और ले लिया, कोलकाता में या मुंबई में या यूपी में, कहीं पर भी इंडिया में ऑफिस है आपका। फिर भी अगर आप एक फॉरेन कंपनी है, तो आप जो करवाएंगे, जो अपना जो रजिस्ट्रार है वो आपको मानना पड़ेगा दिल्ली वाला। ये पॉइंट है जहां बच्चे गलती कर सकते हैं। भाई हमने क्या पढ़ रखा है, इंडिया की कंपनी अगर है तो जिस स्टेट की रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन में आता है उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाएगा। लेकिन अगर तुम फॉरेन कंपनी हो तो ध्यान रखना दिल्ली वाले में जाना है तुम्हें सभी को, क्योंकि कोलकाता वाली फॉरेन कंपनी सबके लिए कहाँ तक रूल बनाते रहेंगे। एक सेंट्रल है तुम्हारे लिए, क्या, दिल्ली। तो रजिस्ट्रार कहाँ का होगा, दिल्ली का, चाहे वो कोलकाता में है, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी है। अगर फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रार कौन सा वाला रिलेवेंट होगा, अगर फॉरेन कंपनी तो दिल्ली वाला। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। फिर आए पेनल्टी प्रोविजन, जो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। देखिए, इफ एनी कंपनी, कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी, फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन और सेक्शन अंडर दिस चैप्टर, कोई भी सेक्शन अगर आप कंप्लाई करने से फेल करिए, चाहे नाम को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाए जाने वाले। और मेरे हिसाब से पेपर में आपसे पूछा जाएगा। देखिए, अगर आप एक फॉरेन कंपनी है तो आपके ऊपर फाइन लगेगा और एडिशनल फाइन लगेगा। कंपनी हो तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का फाइन लगेगा और एडिशनल फाइन क्या होगा,
50,000 पर डे, मतलब प्लस कर लीजिए इसे मिनिमम। इनमें से वो तो कंपनी डिसाइड करेगी उस समय पे क्या लगाना है। तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का आरओसी डिसाइड करेगा आपके ऊपर, ये एनसीएलटी डिसाइड करेगा। और दूसरा 50,000 पर डे प्लस में है। एंड का मतलब समझते हैं, ये भी प्लस ये भी। लेकिन अगर आप एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो एडिशनल कोई फाइन नहीं है, लेकिन फाइन ये रहा कितना, 25,000 से 5 लाख तक। बताओ जरा फाइन क्या है। अगर कंपनी है तो 1 लाख से लेके 3 लाख प्लस 50,000 पर डे का एडिशनल फाइन। दूसरी तरफ आओ, अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो क्या होगा, 25,000 से 5 लाख प्लस एडिशनल फाइन कितना, कुछ नहीं। क्या ये बात समझ में आती? ठीक। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन कौन सा है, 381, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉरेन कंपनी शुड फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके पास, आरओसी के पास। कितने साल, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है पूरे साल में बनती है, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर जमा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो हमने नॉर्मली भी पढ़ा है, इनकम टैक्स में भी पढ़ा है। पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो साल खत्म होने के बाद बनते हैं। तो उन्होंने कहा आप कितने दिन के अंदर, 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स कहां से काउंट होंगे, जहां आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, क्लोज। क्या ये बात समझ में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते कब है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं, पूरे साल में बनते हैं। तो जब पूरा साल खत्म हो जाएगा आपको कितने समय दिया जाएगा, 6 महीने। कहां से, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल, यानी 31 मार्च से 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। फॉर्म नंबर क्या है इसका, FC3। FC3 किस चीज का है? अब आपको थोड़ा सा दिमाग जाना चाहिए कि इसका मतलब 2 तो पीछे छूट ही गए। कौन से, FC1, FC2 और FC3। मेरे हिसाब से आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, वो बता रहा हूं मैं आपको कि है किस किस चीज के। देखिए FC1 बताता है आपको कि जब आप इनकॉर्पोरेट हो गए इंडिया के अंदर तो विद इन 30 डेज आपको जो जो चीज़ें जमा करानी पड़ती हैं उसमें फॉर्म नंबर FC कौन सा लगता है, 1, जब आप नए नए ताज़ा इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए। अगर आपको उसमें कोई भी पर्टिकुलर्स में चेंज करना है तो FC2, और चेंज के भी कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। एक बार 30 या 60 एक बार चेक कर लेंगे एग्जैक्ट, अभी आएगा आगे। लेकिन फॉर्म नंबर कौन सा होगा, FC2। और फॉर्म नंबर 3 किसके लिए है? क्या ये सब बातें अलग हैं और क्या बिल्कुल सीक्वेंस में है? पहले कंपनी क्या होगी, इनकॉर्पोरेट, दूसरे में कंपनी क्या करेगी, चेंज, और तीसरे में क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। क्या इसमें एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है? यस, 6 महीने का तो समय है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में एक्सटेंशन चाहते हैं तो क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ। मैक्सिमम कितना समय मिलेगा आपको, 3 महीने का समय दिया जा सकता है ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उसके लिए। ये भी सफिशिएंट कॉज वाला, बस एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो मान लेंगे तो 3 महीने का टाइम दिया जा सकता है। तो ओरिजिनली कितना टाइम है ये बताओ, 6 महीने। कहाँ से काउंट करेंगे, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। क्या एक्सटेंशन अलाउड है? हाँ। फॉर्म नंबर कौन सा है, FC3। FC1 किसका है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो फाइल करते हैं हम इनकॉर्पोरेशन के समय पर, किसको, आरओसी को। FC2 किस चीज का है, अगर कोई चेंज हो रहा है, चाहे प्लेस में चेंज हो रहा है, नेम में चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो वो चेंज आप FC2 में फाइल करेंगे। और कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। पढ़िए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर रिगार्डिंग रूल्स हैं। ये इसके लिए मतलब 9 पेज भरे हुए हैं स्टडी मैटर, मैंने 1 पेज में लिखा, जरा ध्यान से सुनिएगा और आपको भी समझना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए भाई, वो तो फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी किस लैंग्वेज में बनाएगी, फॉरेन लैंग्वेज में। लेकिन इंडिया में क्या फॉरेन लैंग्वेज चल पाएगा क्या, नहीं। तो फॉरेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किस तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे, या तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाइए, या बिल्कुल नियरली एज पॉसिबल शेड्यूल 3 के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब जितना कोशिश करो शेड्यूल 3 के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद ऑडिट करानी पड़ेगी आपको, किससे, पर्सन क्वालिफाइड। अब पर्सन क्वालिफाइड कौन है, जो 141 के अंदर है। इस कौन सा क्वालिफाइड मतलब कौन, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस COP। COP का मतलब क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। 141 142 याद है आपको, डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। आगे नोट 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको एनेक्स करना है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन चल रहा है जो अभी आपको समझा रहा हूं। अभी तक जो बातें बताई वो बताओ। पहले क्या बताया हमने, फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ हो, ये बताओ, आउटसाइड इंडिया। लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इन इंडिया। कैसे, या तो इटसेल्फ या फिर एजेंट। और कैसे हो सकती है, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली। क्या ये बात समझ में? अब हम कौन से पॉइंट पे चल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट पे चलेगी। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी है? हाँ। कितने दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर। कहाँ से, जहां बनती है वो 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो जाता है, उसको किसको देनी पड़ेगी, आरओसी। कौन से आरओसी को,
दिल्ली वाले, न्यू दिल्ली वाले आरओसी को सभी को देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है? फॉर्म नंबर कौन सा है? FC3। क्या ये बात समझ में आती है? 1 2 किस चीज का आपको समझ में? अब मैंने कहा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो ध्यान रखना शेड्यूल 3 के हिसाब से होनी चाहिए और उनका ऑडिट करा लेना। और जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उससे ज्यादा यहाँ पर डिटेलिंग होगी। कैसे? तुम बाहर की एक कंपनी हो, इंडिया में आए, काम किया, प्रॉफिट कमाया, क्या मैं इतना तो जानने का अधिकार रखता हूं कि आप जो प्रॉफिट यहां कमा रहे हो उसका कितना हिस्सा बाहर ले जा रहे हो और कितना हिस्सा इंडिया में रख रहे हो? क्या इंडिया की गवर्नमेंट को ये जानने का अधिकार है या नहीं? तुम बाहर से आए, प्रॉफिट कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में ये सारी चीजें आपको और देनी है। पहला क्या लिखा हुआ देखिए, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन स्टेटमेंट। इसी को बोलते हैं कि कितना प्रॉफिट आप वापस लेके चले गए, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट रिपेट्रिएशन स्टेटमेंट। ये भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हमें देनी पड़ेगी कि इस साल में कितना प्रॉफिट आप वापस लेके गए। आगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी आपको। रिलेटेड पार्टी समझते हैं? ऐसे कौन कौन से डायरेक्टर और ये की मैनेजरियल पर्सन थे जिसमें आपने कोई कोई ट्रांजैक्शन की, कितना डिस्काउंट दिया, कैसे फेवर किया, वो हमें समझ में आना चाहिए। आगे अकाउंट्स ऑफ कंपनी, जो हमने पढ़ रखा है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी एक चैप्टर है, उसमें बोर्ड रिपोर्ट वगैरह होती है, तो वो सब आपको देने पड़ेंगे। CFS लिख लो। CFS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। CFS का मतलब लिख दूं यहीं पे, यहां पर CFS का मतलब है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको देनी है। किसकी? पेरेंट फॉरेन कंपनी। पेरेंट का मतलब समझते हो? तुम्हारी तो ये एक ब्रांच है जो इंडिया में, ऐसे तो बहुत काम कर रही होगी, तो सबका कंसोलिडेट करके हमें चाहिए कि और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। और लास्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग यहाँ से कितना पैसा वहाँ गया। प्रॉफिट जाना और पैसा जाना दोनों में फर्क है। यहाँ से प्रॉफिट कितना गया और यहाँ से पैसा कितना गया, दोनों बातें अलग है। बैंक ट्रांसफर भी तो होते हैं, वो प्रॉफिट थोड़ी होता है। क्या बात समझ में है? तो टोटल मिला के घुमा फिरा के कितनी चीजें और बतानी है? 5। पहली चीज क्या है? प्रॉफिट रिपेट्रिएशन स्टेटमेंट। दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तीसरा अकाउंट्स ऑफ कंपनी, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो होती है आपकी, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लास्ट में ट्रांसफर ऑफ फंड्स। हमें पता होना चाहिए आप कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, नोट 4 पढ़िए, पढ़िए फटाफट से। मैंने कहा हम कब मानेंगे इस फॉरेन कंपनी पे हमने कोई डॉक्यूमेंट सर्व कर दिया है? आरओसी कब मानेंगे? हम कहेंगे जो तुम्हारा ऑथराइज पर्सन है उसको दे देंगे, और जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां भेज देंगे। हम मान लें, अब तुम पढ़ो या मत पढ़ो, इसे बोलते हैं सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट। आप कब मान लेंगे कि फॉरेन कंपनी की नॉलेज में आपने कोई बात डाल दी? तो हम कहेंगे जो ऑथराइज पर्सन होगा एक तो उसको दे देंगे, और जो कंपनी का एड्रेस होगा वहां पर पहुंचा देंगे। बस अब वो पढ़े या ना पढ़े हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी को बोलते हैं सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो देखिए, इफ डॉक्यूमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी कहां पर है? इंग्लिश में नहीं है। ये नहीं वाला पॉइंट है, मैंने कोई और पॉइंट बता दिया। ये वाला पॉइंट बता दिया। कौन सा है? सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट। फॉर एनी डॉक्यूमेंट टू बी सर्व टू फॉरेन कंपनी, कौन करेगा? आरओसी। डीम टू बी सर्व्ड मान लिया जाएगा कंपनी के ऊपर, अगर सर्व टू किस किस को सर्व कर दिया? ऑथराइज पर्सन को, एंड सेंड कर दिया रजिस्टर ऑफिस किसके? कंपनी के। क्या ये बात समझ में आई? जहां पर भी है। आगे वापस आ जाते हैं। मैंने कहा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कह रहे हैं ना, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बाहर पेरेंट कंपनी है उनकी स्टेटमेंट कैसे बनी होगी? इंडिया के हिसाब से इंग्लिश में बनी होंगी या किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। अगर मान लीजिए जर्मन कंपनी है तो किस लैंग्वेज में होगी? जर्मन कंपनी। तो क्या हमारे आरओसी को समझ में आएगा? उन्हें इंग्लिश ही समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो क्या करना पड़ेगा बताओ? उसे इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाइए, कन्वर्ट करवाइए, सर्टिफाई करवाइए और बात खत्म। अब मान लीजिए इंग्लिश का ट्रांसलेटर केशव जैसा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या सर्टिफाइड होना जरूरी है? आंसर इज यस। तो देखिए, इफ डॉक्यूमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी नॉट इन इंग्लिश, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, जनरली इंग्लिश में ही होते हैं, लेकिन अगर कोई जर्मन है, रशिया वाले वो अपना चलाते हैं, है ना, तो क्या करेंगे? देन फाइल व्हाट? सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट। कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो सर्टिफाई करेगा, जो ट्रांसलेट करेगा, वो कौन होना चाहिए? या तो एडवोकेट होगा, कहाँ का? हाई कोर्ट। या फिर कौन होगा? अटॉर्नी। किसका? हाई कोर्ट का। या फिर कौन होगा? प्लीडर। किसका? प्लीडर मतलब जो प्लीड करते हैं, अपील करते हैं, किसका? हाई कोर्ट का। या फिर कोई और पर्सन जो आरओसी बता दे कि भाई ये कर लेगा। इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले व्यक्ति हैं या सर्टिफाई करने वाले? कन्वर्ट तो ऐप भी कर सकता है, आपको सर्टिफाई कराना है इन लोगों से। 4 लोग हैं। पहला एडवोकेट, कहाँ का? हाई कोर्ट का। और अटॉर्नी कहाँ का? हाई कोर्ट का। प्लीडर कहाँ का? हाई कोर्ट का। और एनी अदर पर्सन जो आरओसी बता दे कि भाई तुम कर लो। क्या ये बात समझ में? ये सब पढ़ना है हमें कहानी की तरह। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन कराऊंगा ICAI वाले की, क्वेश्चन आएगा कहाँ से, ठीक है। उसके बाद और आपको क्या फाइल करनी है?
एनुअल। देखो दो तरीके, अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या फाइल करने को बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने 4 चीजें बता दी, अब आपको बताओ क्या क्या। पहली चीज फाइल करने वाली फॉर्म नंबर FC1 किसमें, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट सारे 30 दिन के अंदर आरओसी के पास। फिर FC2 में चेंजेस के सारे डॉक्यूमेंट, FC3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और FC4 में एनुअल रिटर्न जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कितना समय मिला था हमें, 6 महीने। सारी फाइनेंशियल, क्योंकि बनने में तो टाइम लगता है ना, बैलेंस शीट वगैरह ऐसी थोड़ी ना पहले दिन बन जाती है। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन अब इनसे जो एनुअल रिटर्न मांगी जाएगी वो कितने दिन के अंदर मांगी जा रही है, कहां से, रिटर्न अलग होती है, स्टेटमेंट अलग होती है। स्टेटमेंट को आपको एजीएम में भी दिखाना पड़ता है, मीटिंग होती है, मीटिंग हेल्ड करने के लिए भी समय होता है, वो सब बातें अलग है। लेकिन रिटर्न मांग रहे हैं हम तुमसे, और रिटर्न कितने दिन में दे दोगे हमें, 60 दिन के अंदर रिटर्न चाहिए हमें। 60 दिन का मतलब अप्रैल मतलब मई और जून के अंदर से हमें रिटर्न चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? फॉर्म नंबर कौन सा है? मेरे हिसाब से फॉर्म नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आता है उसका नाम या उसके टाइम लिमिट को लेके, जो कि एमसीक्यू में आने के चांसेस है, तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। बताइए फटाफट से टाइम लिमिट। FC1 की टाइम लिमिट, बस टाइम लिमिट कितनी, 30 दिन। कहाँ से, इनकॉर्पोरेशन से। FC2 30 दिन, 30 कितने दिन, 30 दिन। कहाँ से, जब से चेंज हुआ है। FC3 6 मंथ्स। कहाँ से, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। FC4 एंड ऑफ। FC4 किस चीज का है, एनुअल रिटर्न। FC3 किस चीज का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। FC2 किस चीज का है, चेंजेस का। FC1 किस चीज का है, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट। बात खत्म हो गई। क्या ये बातें समझ में आती है? दिमाग में ऐसे बिठा लेना कि बार बार पढ़ने का ना आपको टाइम है, ना मैं पढ़ाऊंगा, ना आपको रिवाइज करने का टाइम। दिमाग में बिठा लेना बस, सीक्वेंस में चेन में होगा तो याद रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे फिर आते हैं स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन का मतलब ये है कि मैं अगर किसी ऐसी कंपनी से डील कर रहा हूँ तो उसके माथे पे लिखा होना चाहिए। माथे पे लिखने का मतलब होता है, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम डील रहा है, याद है जीएसटी में हमने कहा था प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो रीडेबल फॉर्म में हो, इजीली दिख जाए, ऐसी जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्स और पास ऑन द क्रेडिट, ऐसे करके लिखना होता है ना प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस पे। अब देखो डिस्प्ले करना पड़ेगा तुम्हें, किसको, कहा, क्या डिस्प्ले करेंगे, अपनी कंपनी का नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, किस देश में इनकॉर्पोरेट, क्योंकि तुम वही कंपनी हो जब बाहर इनकॉर्पोरेट करके आई हो, तो तुम्हारे नाम में लिखा होना चाहिए तुम कहाँ की। मान लीजिए कहीं इनकॉर्पोरेटेड चाइना में है और हमारे यहाँ के सेंटिमेंट्स है, मैं चाहता हूँ मैं किसी ऐसी कंपनी से डील ना करूँ जो चाइना में। मुझे गाड़ी मिल रही थी मान लीजिए 8 लाख रुपए की, चाइना में बनी हुई थी, मैंने मना कर दिया, मैं 16 लाख की गाड़ी लाया, लेकिन वो इंडिया में बनी होनी चाहिए। तो अगर कोई चाइना की कंपनी तो एटलीस्ट मुझे तो बताओ कौन सी कंट्री में बनी है, रशिया में बनी है, कहाँ बनी है। तो आपके नेम पे लिखा होना चाहिए, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, और लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स पता होना चाहिए कि कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। लिमिटेड होगी तो मैं बच के चलूंगा, अनलिमिटेड होगी तो उनके घर भी पहुंच जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? आगे और कहाँ कहाँ बताएंगे ये सारी चीजें, प्रोस्पेक्टस में बताएंगे हमारी कंपनी का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन कौन सी कंट्री में हुआ है, और हमारे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे कैसे, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो कम्युनिकेशन के लिए भेजा जाता है वहां पर बताएंगे। और फॉर्म कौन सा है, किस फॉर्म में भेजेंगे, इंग्लिश में, और लोकल लैंग्वेज का मतलब समझाइए, कौन सी लोकल लैंग्वेज, जो रशिया की लोकल लैंग्वेज होगी या जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज। तो अगर कोलकाता में होगा तो इसका मतलब आपको ये सारे नाम वगैरह डिस्प्ले करने पड़ेंगे इंग्लिश में भी, और जो भी लैंग्वेज वहां पर एप्लीकेबल है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, जहां जहां पर भी आप हो, इंग्लिश में भी और उस लोकल लैंग्वेज में भी, ताकि वहां के लोकल लोग भी समझ पाए आसानी से। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्विंग में आपको पहले ही बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स कैसे सर्व करेंगे। लास्ट पॉइंट पढ़िए फटाफट से, क्या है ये, इस कंपनी के जो प्रोविजन है, जो नॉर्मल प्रोविजन है, वो जो फॉरेन कंपनी में लगते हैं, वो सारे ये है जो इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। कौन सा, डिबेंचर्स वाला, एनुअल रिटर्न वाला, CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट से पढ़ा है आपने, CSR, इसमें अमेंडमेंट भी थी, सर ने पढ़ाया होगा, पक्की बात है, सोच लो, मैं बता दूंगा। CSR इसमें एक अमेंडमेंट है, वही आने के चांसेस है, परसेंटेज में कुछ चेंजेस आए, बता दूंगा CSR क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ाया आपने, किसने पढ़ाया, फिर ठीक है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जो किसी कंपनी की हो सकती है वो इस कंपनी की भी हो सकती है, ठीक है, ये ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। मैं आया हूँ अब सीधा क्वेश्चन आंसर दिखाने। पहले क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको पहले बताओ, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ाओ या फिर पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ाओ? क्वेश्चन आंसर पहले पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं MCQ कराऊंगा पहले, क्योंकि कई बार बच्चे डर जाते हैं MCQ से कि ये कोई MCQ तो एक लाइन में होना चाहिए और 3 ऑप्शन एक एक वर्ड के होने चाहिए, ये होता है MCQ। इतनी इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे हम MCQ, है ना, लॉ के MCQ इतने आसान नहीं होते। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है,
जैक्सन कम्युनिकेशन एलएलसी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? जहां पर भी है। क्या इंडिया में है? नहीं, उन्होंने बता रखा है हर तरह के बच्चे। कहाँ पर है? यूएसए में। यूएसए हैज एस्टेब्लिश्ड अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। क्या ये फॉरेन कंपनी है? यस, वेस्ट बंगाल में है। इट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी पे जो जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड है। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फोर गिवन बिलो विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डेज विद इन विच सच डॉक्यूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। अब उन्होंने देखो अलग अलग डेज दिए हुए। सही आंसर कौन सा है? सी आंसर सही। क्या बात समझ में? अब देखो अगर मेरा ध्यान क्वेश्चन पे पूरा रहेगा तो मुझे देखो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी। बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई है ना इसके अंदर, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डेज। सही नंबर, इसका मतलब क्या है कि बाकी सारी चीजें सभी में सही है, बस करेक्ट नंबर ऑफ डेज जो अप्रोप्रिएट करता है उसे सिलेक्ट कर लो आप। तो इसका मतलब 10 दिन भी गलत है, 15 भी गलत है और 45 भी गलत है। इसलिए मुझे पूरे पूरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और ये क्वेश्चन जल्दी हो गया। अब कोई बच्चा कहेगा सर एमसीक्यूज बहुत बड़े बड़े तो बहुत टाइम लग गया। भाई तुमने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी होगी ढंग से। और जो इस चैप्टर क्योंकि पहली बार यहाँ पर आया तो स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सीधा सीधा छाप देते हैं। मई 18 के और नवंबर 18 के पेपर आपने देखे होंगे, चाहे वो जीएसटी का हो किसी का भी हो। एज इट इज क्वेश्चन जो स्टडी मेट में आज तक भी लिखे हुए वही आप उन्होंने दे दिए, नाम भी वही, डेज भी वही। पता है आपको ये चीज? आगे चलते हैं। क्या ये छोटा एमसीक्यू है, बड़ा एमसीक्यू है? उससे भी बड़ा एमसीक्यू पढ़ते हैं। मॉर्गन स्टैंड डिजी क्लेब्स इनकॉर्पोरेटेड कहां पर? बर्लिन। कहां पर है? जर्मनी। स्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर? मुंबई में। टू कंडक्ट इट्स एक्टिविटीज ऑफ डेटा इंटरचेंज एंड डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन। क्या ये ऐसी बातें आपने पढ़ी हुई हैं? यस, बस इतना याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, डेफिनेशन लिख देंगे। हाउएवर मॉर्गन स्टैंड केबल्स failed to deliver certain documents to the jurisdictional registrar of the companies within the prescribed time limit। जहां भी jurisdiction में आता था, हालांकि न्यू दिल्ली हमें पता है, उसने कहा डॉक्यूमेंट्स समय से नहीं दे पाए। तो हमने तो एक ही रूल पढ़ा है कि पेनल्टी प्रोविजन एक ही पढ़े और कुछ पढ़ा ही नहीं है, चाहे कुछ भी करने में नाकामयाब रहा हुआ। कंप्लायंस विद द रिस्पेक्टिव स्टेटरी प्रोविजन, विच ऑप्शन आउट ऑफ द फोर गिवन बिलो शेल करेक्टली इंडिकेट द अमाउंट ऑफ फाइन। अब इसका मतलब उन्होंने वेरिएशन सारी अमाउंट्स में दे रखी हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसका आंसर पढ़ने में और अमाउंट बताने में। 25,000 से 5। अब वो कहां लिखा हुआ है वो आप देख लो। 1 लाख से 3 लाख प्लस 50,000 पर डे भी होगा और फिर उसके बाद होगा 25,000 से 5 लाख। ये कहां लिखा हुआ है ये आप देख लीजिए। कंपनी का ही पूछा है और किसका पूछा है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट का तो बोला ही नहीं उसने। देखो ना, विद विच मॉर्गन स्टैंड डिजी केबल्स शैल बी पनिशेबल कंपनी। ऑप्शन डी। देखो पहले आता हूं ऑप्शन ए में, 50,000, 25,000 और 50,000। कंपनी के ऊपर तो लगेगा ही नहीं। आगे चलते हैं। 1 लाख से लेके 5 लाख भी नहीं है, जुमला है। उसके बाद 5 लाख, 2 लाख, क्या ये था? नहीं था। कहां से था? 1 लाख से लेके 3 लाख और 50,000 फॉर एवरी डे। समझ में आया नहीं? अब क्या ये बड़ा एमसीक्यू था? हाँ, लेकिन रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट को लेके बताओ, बस ज्यादा चौधरी नहीं बनना कि पूरी इंग्लिश समझेंगे और तब आंसर लेंगे, कुछ नहीं है। अमाउंट को लेके। वो किसको लेके था? डेज को लेके। दिखने में बड़े हो जाते हैं जल्दी। क्या ये बात? अब मैं पूरा पूरा पढ़ने लगूँ ना यहाँ पर, शेल बी फाइनल भी शेल नॉट भी, यहाँ पढ़ने में एक तो 5 मिनट चले जाएंगे मेरे और ऊपर से आना कुछ नहीं मुझे समझ में आते। तो टेक्निक है इसकी सॉल्व करने की। आगे चलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको ही दूँ, मैं कुछ पढ़ नहीं रहा, हालांकि छोटा क्वेश्चन है, फिर भी मैंने कहा चलो तुम भी क्या याद रखोगे। ऑप्शन ए। इनकरेक्ट पूछा है ना? मैंने पूछा आपसे, आप बताओ, आप बताइए। नालायक, तुमने बता दिया इनको, ये पूरे आंसर पढ़ रहे थे और कुछ और ही बताते। उन्होंने गलत पूछा है, गलत कौन सा है और गलत कौन सा है? रेडिक्स हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड, इसका मतलब इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है।
ऑल्दो हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया, फिर चेक करेंगे कोई ऑनलाइन वाला चक्कर रहेगा, येट इज इंगेज इन ऑनलाइन बिजनेस थ्रू रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। क्या हेल्थ केयर सर्विसेज वहां पर था? कहाँ था? टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव। ठीक है, इंडिया में करते हैं, पहली लाइन में लिखा है कि नॉट अ फॉरेन कंपनी, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं भाई, ये फॉरेन कंपनी है। क्या ये बात समझ में आई? गलत पूछा था हमसे। और अगर आप इसने नॉट वर्ड नहीं पढ़ा होगा तो पूरा समझने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, तो क्वेश्चन लगाए कौन सा, क्योंकि सारे सही कह रहे हैं। अब इसका मतलब इसे समझ लो कि सही कहने का क्या मतलब होता है। ये वाली जो कंपनी एक फॉरेन कंपनी, क्योंकि इन्वॉल्व है बिजनेस एक्टिविटी में टेलीमेडिसिन की। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। ये वाली कंपनी एक फॉरेन कंपनी है क्योंकि कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड से। क्या टेलीमेडिसिन एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है? हाँ। रेडिक्स इज अ फॉरेन कंपनी एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी। क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस एक्टिविटी कर रही है? हाँ। टेलीमेडिसिन एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है जो बिजनेस एक्टिविटी में आता है। देखो तीनों बातें लिखी हुई, और बच्चा कंफ्यूज होगा यार ये टेलीमेडिसिन ज्यादा सही सा लग रहा है, इसी में दिमाग लगाएगा बच्चा, पूरा पक्की बात है। जब क्वेश्चन ने पूछा नॉट और वो पहली लाइन में खत्म हो गया, और हमारे सर ने बोला था ये करेक्ट इनकरेक्ट कर रही है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट, और वो मुझे बी लग रहा है, हेल्थ केयर सर्विस टेलीमेडिसिन। आई बात समझ? तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। आते हैं इधर, ये वाला डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इसे छोड़ देते हैं अभी, पढ़िए फटाफट से। क्या किसकी बात कर रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट टाइम लाइन विद इन विच सच डॉक्यूमेंट शेल बी फाइल्ड। क्या कर रहे हो बिजनेस को? क्या है ये? एफएस? क्या है ये? एफएस फॉर्म नंबर FC 3। टाइम लिमिट बताओ, कहीं है ही नहीं वो तो। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? ये इनके MCQ, और मैं पूरा 110% श्योर हूँ कि इस तरीके का MCQ आपके पेपर में आने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? MCQ से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और क्वेश्चन से MCQ। मेरी बात समझे? दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप मुझे बताना। इन क्वेश्चन के आंसर फ्रेमिंग से हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पूछा जाएगा। ये बेसिक लेवल है, यही क्वेश्चन आएगा आपके में। इसे बैठ के पढ़ेंगे 3 क्लास लगेंगे, लेकिन बातें यही याद रहेंगी। क्या ये बात समझ में आती है? पढ़िए। ABC लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है जिसकी इंडिया, खुद ही बता दें ABC लिमिटेड कौन है। अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा कि या मैं जज नहीं बनूंगा। हैविंग इट्स इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर? कोलकाता। कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट। इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेयर द सेड कंपनी शुड डिलीवर सच डॉक्यूमेंट्स। ROC को बता तो दिया, लेकिन ROC कौन सा वाला? दिल्ली वाला। अब इसका एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। क्या हो गया ये? क्या इसकी डुप्लीकेट फाइल बना लो और आंसर साइड में खोल लो, ऐसा कर लेंगे? ये डुप्लीकेट फाइल तो तब बनाऊंगा जब मुझे पता चले फाइल मैंने लगाई कहाँ है। कौन से पेज नंबर पे है? हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ये देखिए आंसर्स। द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन के हिसाब से बताता है कि हर एक कंपनी को डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करते हैं रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर? 30 दिन। बताओ एक और हवाबाजी कर सकते हैं हम यहाँ पर, फॉर्म नंबर डाल। कौन सा फॉर्म नंबर है? FC1। हालांकि उसने पूछा हमसे डिलीट है, हम तो भाई घुमा फिरा के बताएंगे यही तो लॉ है, तभी नंबर मिलते हैं। विद इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन स्पेसिफाइड अकॉर्डिंगली। जो स्पेसिफाइड हम डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बता रहे क्योंकि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का नहीं है, वेयर का है। आगे अकॉर्डिंग टू द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी रूल्स एनी डॉक्यूमेंट विच एनी फॉरेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर टू द रजिस्ट्रार शैल बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में थे, लेकिन फिर भी कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में। आंसर लिखना समझ में आ गया? ये कॉपी में लिखेंगे आप आंसर्स को। 1 घंटा लगेगा आपको घर पे जाने में, नोट्स को प्रिंट करा लेना, लेकिन क्वेश्चन आंसर को लिख लेना। यही बात समझ में आती है? एक बार लिख लोगे भूलोगे नहीं पेपर में। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी डज, ये बिल्कुल ऐसा समझ लेना कि पेपर में लिखे हुए आ गए ये क्वेश्चन, ऐसे सैंपल बना के दिए उन्होंने, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना।
इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी डज नॉट डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार एज रिक्वायर्ड अंडर स्टेट द पेनल्टी प्रोविजन। बताइए पेनल्टी प्रोविजन क्या। अब बताओ कंपनी वाला लिखूंगा या दोनों लिखना चाहिए मुझे? अब दोनों लिखना चाहिए मुझे। उन्होंने कैसे लिखा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, बस जो चेक होगा आपका वो ये और ये, उल्टा सीधा मत कर देना। मतलब 5 लाख पर डे 25,000 से 50,000, और आप कहोगे सर आपने तो बोला था यही चेक होगा, तो ये तो लिखे थे मैंने, है ना। ठीक। डीजे इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पर? सिंगापुर। बताओ सिंगापुर कहाँ पर है? देखो अभी भी कह रहा है इंडिया में। भाई सिंगापुर क्या दिक्कत है? मतलब सिंगापुर का, अरे सिंगापुर की आईपीएल टीम नहीं है। अरे भैया जर्मनी 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 आईपीएल टीम तो नहीं है। हाँ यार बैंगलोर आखिरकार जीत गए, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे। उनका चलो जिससे भी जीती वो तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस जीती। मतलब पूरा मैनेजमेंट उनका इतने साल हो गए आज तक यही डिसाइड नहीं कर पाया कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए। बैट्समैन खिलाते रहते, बॉलर है ही नहीं नालायकों के पास। डीजे इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, डिजायर टू एस्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफ इट एट मुंबई। मुंबई की टीम है, बहुत बढ़िया। यू बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी एज अ liaison officer for compliance of legal formalities of behalf of company, examine the provision of Companies Act, answer the following: whether branch office will be considered as company incorporated outside India? ब्रांच ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। क्या वो कह रहे ये जो ब्रांच ऑफिस है क्या इसको कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बोले या फॉरेन कंपनी बोले? फॉरेन कंपनी बोलना चाहिए। तो उनका पहले आप कुछ भी पूछो, हम तो क्या बताएंगे आपको? डेफिनेशन। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक। ये लिखा ऐसे ही हुआ है जैसे मैंने बताया हुआ है ना, बस हमने वैसे लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। आगे conducts any business activity in any other manner, और कोई branch office है generally considered as reflection of the parent company office. Thus branch offices of a company incorporated outside India are considered as a place of business for conducting business activity in India, will be required to follow the provision of this chapter and such provision as may be specified. तो आंसर कहाँ दिया इन्होंने? हाँ, तो उन्होंने बोला क्या इसे कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बोलेंगे क्या? नहीं, ब्रांच ऑफिस को हम इधर का ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ये मैंने बात लिखी हुई है कहीं ना कहीं पक्का। इफ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इट विल बी डीम्ड टू बी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्या ये बात समझ में आती है? नोट से और जो मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ कुछ बाहर नहीं मिलेगा आपको पेपर में, देख लेना। ठीक है आगे। If yes, state the documents you are required to furnish on behalf of the company on establishment of a branch office। तो हमने कहा ये तो नो है लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं। क्या ये बात समझ में? तो ये फॉरेन कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। क्या है ये? फॉरेन कंपनी। क्या हम फॉरेन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं कौन कौन से? हाँ, पढ़ लेंगे तो बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? आगे जलीलो लिमिटेड, वाह, गलीलो लिमिटेड is a foreign company in Germany and it has established a place of business in Mumbai. Explain the relevant provision of Companies Act 2013 rules made thereunder relating to preparation and filing of financial statements। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स अनेक्स होनी चाहिए, किस फॉर्म में और किस टाइम लिमिट में, क्या ये सारी बातें हमें पता है? हाँ। ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हमने ये भी पढ़ रखे? बताना जरा क्या था? प्रॉफिट स्टेटमेंट, आगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रांसफर ऑफ फंड्स, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। एक इसमें था अकाउंट्स ऑफ कंपनी, उसमें था ऑडिट रिपोर्ट वगैरह वाला। एक चीज और बता दो बस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बस इतनी सारी चीजें आपको बतानी है, इसका आंसर एक बार आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। आंसर के क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा सही है, और तरीका आंसर का आप अपने तरीके से बना सकते हैं। जो फुल फ्लेज लिखा हो वो ना, फिर नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आगे। इन लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि इन्हें फॉरेन कंपनी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ठीक है। रेड स्टोन लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट्स एंड एग्जीक्यूटिव्स बिजनेस डिसीजन एट देयर बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। क्या इसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे? नहीं, ये तो जस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो इलेक्ट्रॉनिकल कुछ भी नहीं कर रहे। क्या हम डिस्कस कर चुके हैं इसको? यस। एक्सेल लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कहां पर है? दुबई पे। हैज इंस्टॉल इट्स मेन सर्वर इन दुबई फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर क्लाइंट कहां पर? इंडिया में। क्लाइंट इंडिया में है, बताइए। यहां पर क्लाइंट्स है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है दुबई में, मेन सर्वर भी उन्होंने दुबई में ही रखा है जहां डाटाबेस रखा जाएगा सर्वर। क्लाइंट्स कहां पर है? इंडिया में। क्या लगता है आपको, इसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताओ। बोलेंगे भाई फॉरेन कंपनी। भाई तुम मेन सर्वर इंडिया में रखो या आउटसाइड में रखो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात अब मैंने आपको बता दी, अगर पहले नहीं बताई तो। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेन सर्वर कहां पर है, आपका जो क्लाइंट बेस है वो कहां पर है? इंडिया में। जब वो इंडिया में मीटिंग करने आ रहे थे तो क्लाइंट बेस कुछ कस्टमर बेस था उसका इंडिया में? नहीं, वो तो आपस में मीटिंग करने आए, फैसला लिया और चले गए, घूमने आए थे वो तो। तुम कल को ऐसी बातें करोगे, वो क्या नाम है, घूमने भी नहीं आएंगे, टूरिज्म भी इफेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एक तो तुम्हारे यहाँ घूमने आके इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तुम कह रहे ना आप तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पूरे करके जाओ। क्या ये बात समझ में आई? तो वो बात अलग होती है, और ये इसका एक बार आंसर आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि कंक्लूजन में एक बार पढ़ूंगा फोर्थ का। कहाँ गया ये जो आंसर चल रहा है ना, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड का है, यहाँ से कितने डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, क्या क्या बताएंगे, तो मेरे हिसाब से इररिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना, कंसिडरिंग कि कितने मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। फिर भी एक बार हम रीडिंग कर लेंगे। फोर्थ पे अभी भी चल ही रहा है वैसे। फोर्थ होने का 242 में हमने समझा दिया कि कंपनी होती कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमने समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें होती है। ये सब बातें मैंने आपको लिखवा रखी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लिखेंगे। बातें वही हैं जो मैंने लिखवा रखी है, बस लिखने का तरीका आप ये वाला रखना कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स व्हाट। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। मार्क कर दिया है मैंने, जो जो बातें बताई वो समझ में आ रही है आपको। तो ये क्या है, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू, वो मैंने B2B B2C लिख लिया है, यहाँ पर बस एक्सपेंड कर दिया गया है। ऑफरिंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या, ये भी लिख रखा है मैंने वहाँ पर। फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी के सब लिखा हुआ है। ऑनलाइन सर्विस एंड टेली मार्केटिंग के टेली वाली सारी बातें, और ऑल डाटा रिलेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज, क्या बात सब लिखा हुआ है मैंने वहाँ पर। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले वाले में कह रहा है नॉट अ फॉरेन कंपनी, और दूसरे वाले में इज अ फॉरेन कंपनी। बातें समझ में आई आपको? तो इसका आंसर आप पूरे का लिखेंगे। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ कि फोर्थ का आंसर यहीं से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, और बस इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना, और इसमें से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। एब्रॉड लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, विदाउट एस्टेब्लिशिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया प्रोपोजेस टू इशू प्रोस्पेक्टस फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सिक्योरिटीज इन इंडिया। वो इंडिया में प्रोस्पेक्टस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है। क्या ये लाइन आपने पढ़ी है कि इंडिया में सब्सक्रिप्शन, अगर आप इंडिया के लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हो तो क्या फॉरेन कंपनी माने जाओगे या नहीं माने जाओगे? माने जाओगे, बस IFSC वाला नहीं होना चाहिए लिस्टिंग कराने के लिए। ये तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन वाला है। क्या डेफिनेशन में मैंने लिखवाया है, सब्सक्रिप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स वगैरह की ये सर्विसेज आती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। हाँ, तो आपको एडवाइस करना है इसका प्रोसीजर। हालांकि मैंने आपको प्रोसीजर नहीं बताया। प्रोसीजर का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा देखो तुम अभी कहाँ पर हो, इंडिया में या इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हो, इंडिया में सब्सक्रिप्शन इशू करना चाहते हो, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो मैं जो आपसे प्रोसीजर बोल रहा हूँ वो आप एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के या ये जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट इशू करने से पहले करोगे या बाद में करोगे? जो हम आपको बताएंगे अब प्रोसीजर, बताओ इंडिया में ये करने से पहले करोगे, मतलब सब्सक्रिप्शन इशू करने से पहले, या बाद में करोगे? पहले करोगे। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज होती है। कैसे? अगर आप इंडिया में कोई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं तो या तो आप कर देंगे या इंटेंड करेंगे, 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप कर देंगे या इंटेंड करेंगे। इसको लेके इसका आंसर लिखा गया है, देखिए फटाफट से देखिए, लैंग्वेज पढ़िएगा और डाउट में मत जाइएगा। एज पर सेक्शन 3 नो पर्सन शेल इशू, कोई भी पर्सन इशू नहीं कर सकता। कब तक? सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड क्या आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है या होने वाली है आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं कर सकती। वेदर द कंपनी हैज और हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड
और व्हेन फॉर्म्ड विल और विल नॉट एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये वाली लाइन मुझे एक बार पढ़ के बताइए क्या मतलब है। पहले वाली समझ में आई, किसी भी कंपनी को किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन वगैरह करना, वेदर द कंपनी हैज और हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड और व्हेन फॉर्म्ड विल और विल नॉट एस्टेब्लिश एनी प्लेस, कहां पर, अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यानी कि कंपनी अगर है तो अभी तक इंडिया में बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस, या नहीं है, और अगर कंपनी अभी होगी तो पता नहीं इंडिया में बिजनेस होगा या नहीं होगा, हम तब तक नहीं करने देंगे। कब तक, पहले लैंग्वेज समझ में आई या नहीं, लैंग्वेज क्या है आगे पढ़िए, अनलेस बिफोर द इशू, तब करने देंगे, ये लॉ की लैंग्वेज है। क्या ये बात समझ में आई। क्या करेगा वो, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इन इंडिया, क्या करे वो, मतलब इस प्रोस्पेक्टस को इंडिया में सर्कुलेट करने से पहले अ कॉपी देयर ऑफ, सर्टिफाई करके, कौन करेगा सर्टिफाई, चेयरपर्सन और कम से कम कितने, 2 डायरेक्टर्स। करना क्या है, बस आपको कोई भी चीज इंडिया में इशू करने जा रहे हो तो बस आरओसी को दिखा दो, बात खत्म। ये तो प्रोसीजर होगा, और प्रोसीजर क्या होगा, तो आप सर्टिफाई करा लो, सर्टिफाई मतलब सिग्नेचर करा लेना उस पर, कॉपी करा लो अपने प्रोस्पेक्टस की, सिग्नेचर कराओ अपने चेयरपर्सन के और 2 डायरेक्टर्स को पकड़ के लाओ, उनके सिग्नेचर कराओ आगे, और अप्रूव करिए, रेजोल्यूशन पास करिए अपनी बॉडी में, डिलीवर कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रार एंड प्रोस्पेक्टस स्टेट्स फेस ऑफ इट कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड, उसके फेस पे लिखिए कि ये वाली कॉपी हमने डिलीवर कर दी है, और एंडोर्स कर दीजिए उसको, और बात खत्म। और जो रूल 11 के प्रोविजन है उसको फॉलो कर लीजिए, बस बात खत्म, और कुछ नहीं बताया। अकॉर्डिंगली फॉरेन कंपनी शेल प्रोसीड विद द इशू प्रोस्पेक्टस इन कंप्लायंस। मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि इस लैंग्वेज को समझना, और करना क्या है, बस 2 ही बातें करनी है आपको। क्या करना है, कॉपी निकालो इसकी, साइन करा लो, किससे, चेयरपर्सन से, और 2 डायरेक्टर से साइन करा लो। कब, इशू से पहले या इशू के बाद, इशू से पहले। बस एमसीक्यू के लिए याद रख लेना इसको, और आंसर अगर एक बार फ्रेम हो जाए तो कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात। क्या ये बात समझ में आती, हो जाएगा वैसे। 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे, जल्दी से कर लेते हैं। जैक्सन एलएलसी कॉर्पोरेट कहाँ पर हुई है, जर्मनी में। प्रपोजिंग टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस इन मुंबई, इंडिया। इट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर इन German language. Whether Jackson LLC can file the required documents with the register in the same language? No. क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब देना पड़ेगा। क्या लोकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, बताओ, क्या लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, नहीं। वो डिस्प्ले ऑफ नेम वाला प्रोविजन था, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी ना बोला है। आरओसी कोई ऐसा थोड़ी होता है आरओसी कर्नाटक का तो वो कर्नाटक में ही समझेगा नालायक को, वो किसके लिए था, डिस्प्ले ऑफ नेम। कहाँ दिखाओगे आप, वो डिस्प्ले में है कि आपको उसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा जहां पर बिजनेस है। क्या ये बात समझ में, अब कोई डॉक्यूमेंट आरओसी के पास जाएगा, पूछेंगे भाई आरओसी का ऑफिसर देखना कौन सा, मलयालम वाला बैठा हुआ, मलयालम में दे देते फिर तो। इसमें नहीं है कोई लोकल लैंग्वेज, ध्यान रखना बच्चे, जबरदस्ती इंग्लिश क्या नाम है एकदम लिख के आ जाएंगे पूरी, हमें तो सब पता है वर्नैकुलर लैंग्वेज लिख के आएंगे, लोकल नहीं, वर्नैकुलर मतलब उसी स्टेट की, है ना। ये इसमें नहीं है, सिर्फ इंग्लिश वाला आंसर लिखेंगे इसमें। देखिए एवरी फॉरेन कंपनी शेल, देखो कुछ भी जमा कराने कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, बस 2 चीज़ों को छोड़ के, 6 महीने और 60 दिन। 6 महीने किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में, एनुअल रिटर्न 60 दिन के अंदर। 30 दिन के एस्टेब्लिशमेंट में अपने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में डिलीवर करेंगे डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार एज पर सेक्शन इतना बता देंगे। बताओ कौन सी जुरिस्डिक्शन में, नॉलेज झलकाएंगे, कहाँ पर, रजिस्ट्रार ओवर कहाँ पर, न्यू दिल्ली। फर्दर इफ द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम एंड सबमिटेड टू रजिस्ट्रार। बताओ इसमें और क्या लिख सकता हूँ मैं, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करा रहे हो ना, कौन करे, सर्टिफाइड। 4 लोग हो सकते हैं, पहले 3 फिर एक और, एडवोकेट, अटॉर्नी, प्लीडर। ये 3 किसके होने चाहिए, हाई कोर्ट और एनी अदर पर्सन जो आरओसी को लगे, उससे सर्टिफाई करा लो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखवा के आ जाना है। लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का तो क्या लिखने की जरूरत है, अगर मेरे ख्याल से आता है तो लिख ही देना चाहिए, मार्क्स देना उसके हाथ में होता है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, स्विफ्ट फार्मास्यूटिकल, एक कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, बहुत बढ़िया, हैज स्टार्टेड इट्स बिजनेस in India during financial year 2016. The company has submitted all the required document with the register within the due date. बिल्कुल सही चल रहा है। आगे 1 मार्च को स्विफ्ट फार्मास्यूटिकल ने शिफ्ट कर दिया प्रिंसिपल ऑफिस जो है सिंगापुर में, कोई दिक्कत नहीं। डज सी द कंपनी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एनी स्टेप ड्यू टू चेंज ऑफ एड्रेस, हाँ चेंज कराओगे तो क्या हो जाएगा, FC2 हो जाएगा। टाइम लिमिट कितना है वो मुझे एक बार चेक भी करना था, कितना, 30 डेज में आरओसी को जमा करा देना है, बस बात खत्म। 30 ही है, 60 नहीं है, कितना है, 30 डेज है। फॉर्म नंबर कौन सा है, 2 अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब फीस, आप पूरा एड्रेस उनको दे देंगे और चैप्टर हो गया समाप्त, बस बात खत्म।
इस चैप्टर की डिटेल्ड नॉलेज लेने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ले लीजिए, अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस वाले पेपर में इसी से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 200% गारंटी है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? पक्की बात। और जब आपको फालतू समय मिले जीवन में तो एक क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड नहीं, सेकंड का जो सेकंड पार्ट है शायद उसमें डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स। क्या ये बात समझ में? एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, देखो। उनके वहाँ का जो भी MOA AOA जो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है ना, जैसे इंडिया का, वहाँ का जो भी चार्टर डॉक्यूमेंट है वो आप जमा करा दीजिए। लैंग्वेज के बारे में सारी चीज़ें लिखी होंगी कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो सर्टिफाई करा देना। फिर फुल एड्रेस बताना, रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी जो वहाँ पर है, ठीक है, और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी जो भी तुम्हारे यहाँ पर है। आगे पास अगर आपके पास जो भी पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है उन पर्सन का क्या, पर्सनल नेम, सरनेम इन फुल, एनी फॉर्मर नेम और नेम और सरनेम इन फुल पहले से जो रह रहे थे, फादर का नेम, मदर का नेम, स्पाउस का नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस और नेशनलिटी, ये बताना है आपको। इफ द पर्सन नेशनलिटी इज नॉट द नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, द नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए जो अक्षय कुमार जी हैं वो कनाडा के हैं, जो नेशनलिटी जो उनकी ओरिजिन है वो कहाँ का है, कनाडा का। तो अगर मान लीजिए व्यक्ति को अभी तुम इंडिया का दिखा रहे हो लेकिन ओरिजिनली वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता, तो कहाँ का बिलोंग करता है वो भी बताना है आपको। जैसे आपने कहा कि ये वाला पर्सन जर्मनी से, हमने कहा क्या उसका ओरिजिन भी जर्मनी से, कह रहे नहीं वो इंग्लैंड से है, तो इंग्लैंड भी लिख के दिखाना हमें, पूरी बातें बतानी है आपको। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, कंट्री ऑफ इशू, ये सिंपल सी बातें हैं। अगर आ जाएगा तो मैंने एक बार पढ़वा दिया, तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाओगे। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, कौन से कंट्री ने इशू किया है, और अगर एक से ज़्यादा पासपोर्ट है उसके पास तो सारे पासपोर्ट, इनकम टैक्स पैन नंबर अगर उनके ऊपर है तो, ऑक्यूपेशन अगर कोई कुछ काम करते हैं खाली बैठे हैं तो, CIN DIN शायद आप जानते होंगे आपके बारे में। CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और DIN का मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अदर डायरेक्टरशिप अगर कुछ है तो, मेंबरशिप नंबर अगर कुछ है तो, ईमेल आईडी वगैरह आप बताएंगे, नेम एड्रेस बताएंगे आप और एक्सेप्ट करेंगे जहां पर, फुल एड्रेस बताएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस, कब इंडिया में आया, कब बंद हुआ, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन करेंगे आप, नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से देखना है। एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे आप, किस चीज़ की डिक्लेरेशन पढ़िए, कि कोई भी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैज एवर बीन कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इन अब्रॉड। तुम कंपनी का इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, तो तुम्हारा कोई भी डायरेक्टर या कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई ऑथराइज्ड पर्सन कभी भी इंडिया में या किसी भी कंट्री में कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को लेकर डिबार्ड नहीं किया गया है, मतलब उसमें बैन नहीं लगाया गया, चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, पहले कभी भी। बस ये डिक्लेरेशन आप देंगे और एनी अदर इन्फॉर्मेशन प्रेस्क्राइब जो आपको दिमाग में लगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका कंसाइज एक बार ऐसे करके लिस्ट बना ले, ना बने तो मुझे बता देना, मैं बना के दे दूँगा, ना बने तो बताना। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसी से रिलेटेड एक MCQ हमने छोड़ा था, शायद आपको याद हो। कौन सा MCQ था वो? ये रहा। फार्म सॉफ्टवेयर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑस्ट्रेलिया प्रोपोजेस टू एस्टैब्लिश बिजनेस इन इंडिया। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? मिस्टर अर्जुन मैनेजिंग डायरेक्टर है, रणवीर डायरेक्टर है, रमेश मलिक जो डायरेक्टर है, अरबाज जो है डायरेक्टर है, एंड मिस लवीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट रमेश मलिक जो है आर पर्सन हु हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द फार्मास्यूटिकल टू एक्सेप्ट और इन बिहाफ, वो सब ठीक है, हमसे पूछा गया है। उन्होंने पूछा है अ डिक्लेरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर नॉट बीन कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और आउटसाइड इंडिया। उस डिक्लेरेशन को कौन कौन देगा, बस ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या वो सभी लोग देंगे या सिर्फ डायरेक्टर्स देंगे? सिर्फ डायरेक्टर्स देंगे। अब डायरेक्टर्स कौन कौन है ये देख लीजिए। लवीना को छोड़ के बाकी सब कौन है? डायरेक्टर्स। क्या यही लिखा था हमने? लवीना को छोड़ के सारे डायरेक्टर्स है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अर्जुन, रणवीर, रमेश और अरबाज। अर्जुन ये रहा, रणवीर ये रहा, रमेश ये रहा, अरबाज ये रहा, और जो लवीना है वो तो कंपनी सेक्रेटरी है, उससे लेना देना नहीं है हमें। क्या ये बात समझ में आती है? पक्की बात। तो आंसर इसका होना चाहिए वैसे डी। जो भी हमने क्लास में बातें करी इससे आपके पेपर में पक्का आपको 5, 4, 6 कितने भी नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंक्लूडिंग MCQ। क्या ये बात समझ में आती है? घर जाके 1 घंटा लगाना, काम खत्म हो जाएगा। बंद।